बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास के आगाज़ में मैं ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दूँ फैज़ान को। फैज़ान मेरा बड़ा पुराना स्टूडेंट है और PRC से इसने मुझे ज्वाइन किया माशाल्लाह, और आजकल ये मेरे पास टैक्स के लिए TA के तौर पे भी काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कैफ 7 पढ़ रहे हैं आजकल। तो आखिरी पेपर की अटैम्प्ट है इनकी कैफ 7 की, और माशाल्लाह पहली अटैम्प्ट में अभी तक सारे निज़ाम इसका चल रहा है। तो ये उन बच्चों में से है वो जो हमारी फ़िलासफ़ी पे चल रहे हैं। पहली में थोड़ा सा पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना वो ज़्यादा पढ़ने के शौकीन हैं। तो वो जो जाहिद कवि के मुरीद हैं वो ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, वो थोड़ा पढ़ के पास होने वाले। तो ये उनकी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। तो क्लास के बाद कोई हमें सपोर्ट है, कोई चीज़ है, तो वो इंशाल्लाह ताला फैज़ान हमें गाइड करेंगे। और जब हम व्हाट्सएप ग्रुप्स को 2 वे वगैरह कर देंगे उस वक्त भी यहाँ भी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए जनाब ये आपको असिस्ट कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और क्लास के बाद कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप इससे भी असिस्टेंस ले सकते हैं। और सबसे पहला फोरम तो क्लास इटसेल्फ है कि आज लेक्चर शुरू हो रहा है, तो इसके पहले 15 मिनट एक्चुअली टीचर ने इसलिए रखे हैं कि जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो पहले यहाँ सवाल पूछें, ठीक है ना, और फिर हम उसमें आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। बैठ जाइए। तो हमने आगाज़ किया था जी इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स से। इस चैप्टर को फ़िलहाल पढ़ना मकसद नहीं था। ये जो कुछ हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक टैक्स से फैमिलराइज होने की ज़रूरत थी। ये चैप्टर 4 जो हमारी किताब में है, ये एक ऐसा चैप्टर है कि एक्चुअली इसको पढ़ा नहीं जा सकता। यानी ये समरी ऑफ ऑल चैप्टर्स लिखी हुई है यहाँ पर कि अल्टीमेटली टैक्स ने क्या करना है। तो इसको या तो पढ़ना ही नहीं है या इसको सबसे आखिर में आके पढ़ना है कि यार ये बात वहाँ हो गई है, ये वहाँ हो गई है, ये वहाँ हो गई है। लेकिन टैक्स की एक हल्की सी केमिस्ट्री समझने के लिए हमें स्टार्ट यहाँ से लेना पड़ता है कि तरह हमें डेफिनेशन का स्ट्रक्चर समझ आ जाए, कुछ अल्फाज का स्ट्रक्चर समझ आ जाए, फिर चंद ऐसी बातें जो हमने अगले चैप्टर्स में बुनियाद बनानी है वो हम समझ लें। जैसे हमने टैक्स ईयर की डेफिनेशन से आगाज़ किया था ना, यहाँ पर हमने टैक्स ईयर की एक डेफिनेशन पढ़ ली। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, ट्रेडिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर और टैक्स ईयर में क्या फ़र्क है। अगर कोई किसी पीरियड को हम टैक्स ईयर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस पोर्शन का हिसाब किताब करके हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, ठीक है ना। ये बातें हमें थोड़ी सी यहाँ से समझ आ गई है। फिर इसके बाद आगे चले तो एक कॉन्सेप्ट आ गया जी, अगर टैक्स ईयर चेंज करना हो, ये करना हो, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर आ गया, हमें समझ आ गया टैक्स की। फिर उससे एक अहम बात और हमने पढ़ी, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। हमें पता चला कि यार टैक्स की जो केमिस्ट्री है ना, टैक्स का जो निज़ाम है, ये नॉर्मली सिटीजनशिप से नहीं चल रहा, बल्कि किससे चल रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस। और हम एक मर्तबा रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि हर साल दोबारा कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी तारीख थी टैक्स रिटर्न जमा करवाने की 30 सितंबर 2023। गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, वो डेट को एक्सटेंड भी कर सकती है। जिन्होंने अब 31 अक्टूबर 2023 कर दिया। अब यहाँ जब हम रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो हम किस साल का हिसाब किताब गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं, टैक्स ईयर 2023 का। नो 23 का पास्ट का रिकॉर्ड देना। यानी जो टैक्स ईयर 30 जून 2023 को क्लोज हुआ है उसका हिसाब किताब की ये तारीख थी, यहाँ तक बताना था जो टैक्स बनता है जमा करवाना था, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों में से कुछ बच्चों की आई साइड बता रही है, उन्हें कंफ्यूजन लग रही है। नहीं, वो था इनकम कहाँ तक का हिसाब देना है, वो हमने कैलकुलेट किया था। टैक्स ईयर तो वहां से डिफाइन होता था ना, क्योंकि हमने कहाँ तक की इनकम का हिसाब देना है, 30 जून 2023 को। पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून, इट इज अ नॉर्मल टैक्स ईयर। टैक्स ईयर तो 2023 है। ये इस 23 के पैसे कब जमा कराने हैं गवर्नमेंट को, रिटर्न उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न क्या बोलते हैं, रिटर्न कब सबमिट करवानी है। दैट वाज द फर्स्ट, हमारा लास्ट डेट ये थी। एक्सटेंड हो गई, यहाँ आ गई, हो सकता है फिर कोई छोटी मोटी एक्सटेंशन आ जाए, ठीक है ना। तो ये जमा करवानी है।
इसका मतलब है इस पीरियड का हिसाब किताब देने जा रहे हैं, टैक्स ईयर 2023 का हिसाब देने जा रहे हैं। लेकिन जो मैं आज इनकम कमा रहा हूँ, मसलन मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस पढ़ाने से मैं इनकम कमा रहा हूँ, सवाब थोड़े कमा रहा हूँ, ठीक है ना, इनकम कमा रहा हूँ। इस इनकम का हिसाब कब देना है? अब देखना पड़ेगा। जब मैं इनकम आ रही है, जब मैंने देखना है कि यार ये मेरा टैक्स ईयर कहाँ खत्म होगा और क्या कहलाएगा, अब ये वाली इनकम मेरा हिसाब किताब जाएगा टैक्स ईयर 2024 में, और ये क्लोज कहाँ हो रहा होगा? 30 जून 2024 को। इसकी रिटर्न जमा करवाने की किताबों में लिखी हुई डेट क्या होगी? 30 सितंबर। फिर उसमें गवर्नमेंट एक्सटेंशन भी कर सकती है, डराती भी रहती है। आपने देखा अभी पीछे रोज क्लैरिफिकेशन आ रही थी, भाई हमने रिटर्न की डेट नहीं एक्सटेंड करनी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने बैंक खोल दिए हैं, पैसे जमा करा दे। लेकिन फिर रात को जनाब 30 दिन की एक्सटेंशन भी दे दी उन्होंने। तो दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। ये हम सारा कुछ पढ़ रहे होंगे आगे चल के कि कहाँ लिखा हुआ है कि जनाब ये डेट आएगी, वहीं लिखा होगा कि यार ये इख्तियार भी है कि एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। जी सर, नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए जो ये रिटर्न सबमिट करवाते हैं, तो जो अपने स्पेशल टैक्स, जी उन सबका भी पढ़ेंगे कि उनकी कहाँ कहाँ जमा होनी है, ठीक है ना। आगे चलेंगे जब उस रेलिवेंट सेक्शन में पहुंचेंगे, वहाँ सबकी डेट आएगी कि किसने कब रिटर्न जमा करवानी है। तो हम यहाँ से ये केमिस्ट्री समझना चाह रहे थे सिर्फ। फिर पता चला कि यार अच्छा, अब 2023 की रिटर्न जमा होनी है मिस्टर एक्स की। अब देखा जाए कि 2023 में जो इसने इनकम कमाई है, पूरी दुनिया में जो इनकम कमाई है उस पर टैक्स लेना है, या जो सिर्फ पाकिस्तान में कमाई है उस पर टैक्स लेना है? इस कॉन्सेप्ट के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट आया। इफ द पर्सन इज रेजिडेंट, तो फिर इसने पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स देना है, ठीक है ना। पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स देना है। और अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है। फॉरेन सोर्स इनकम अपने अपने मुल्क में टैक्स ले रही हो। अभी यहाँ जहन में ये बात नहीं लानी कि सर अगर फॉरेन सोर्स इनकम है तो क्या वो मुल्क टैक्स लेगा, तो अभी मैं इसका जवाब दूंगा कि हाँ वो भी लेगा और हम भी लेंगे। फिर आगे जब पूरा टैक्स का स्ट्रक्चर समझेंगे तो पता चलेगा कि नहीं यार 2 दफ़ा नहीं टैक्स लगेगा, फिर कोई आपस में हिसाब किताब का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट, हमें वो मिल जाएगा। लेकिन वो क्या तरीका है, क्या मैकेनिज्म है, वो हम उसके रेलिवेंट सेक्शन में जाके पढ़ रहे होंगे। अब ये वाला मैकेनिज्म हमें समझ आया कि यार इसके अंदर हम उस बंदे की नेशनैलिटी नहीं देखते, बल्कि हमने इंडिविजुअल की बात की थी कि यार इंडिविजुअल का क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया 183 डेज, दूसरा क्राइटेरिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और तीसरा क्राइटेरिया है 182 डेज इन पाकिस्तान, नहीं 182 डेज किसी और मुल्क में ना रहा हो, एंड ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा। अभी हम इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल यहाँ गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं कि यार टैक्स का मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, दैट इज एन इंट्रोडक्शन। लेकिन किताब में अगर आप देखेंगे, आईकैप की किताब में देखेंगे या किसी भी किताब में देखेंगे, तो यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर उस बहुत कुछ को हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमारे पास तो तफसील ही नहीं है। तो ये तो वापसी पर आते हुए इसमें से गुजरेंगे, लेकिन जब वापसी पे गुजरेंगे तो ये कहते हुए गुजर रहे होंगे ये सब कुछ अब हम पढ़ चुके हैं। आप भी कहेंगे हाँ सर ये तो सब कुछ पढ़े हैं, क्योंकि एक्चुअली तो असल चीज, असल तफसील कहाँ आनी है जाकर, जब हमने हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11 में आपने देखा था कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो एक्चुअली तो हमें वहां जाना है। लेकिन वहां जाने से पहले हम इतना सा स्ट्रक्चर समझ कर आए हैं कि यार जो हमने इनकम का हिसाब करना है वो किसी एक खास पीरियड का हो रहा है, और उस पीरियड को टैक्स ईयर बोल रहे हैं। और ये पीरियड 3 तरह के हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। फिर हमने कहा यार भाई मैं पाकिस्तान में भी होता हूँ, इंग्लैंड में भी होता हूँ, इधर भी होता हूँ, तो मेरी सारी इनकम पे टैक्स देना है कि नहीं देना? हमने कहा नहीं यार, एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके मुताबिक चलना है। और हमने अभी सिर्फ एक इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस से इस कॉन्सेप्ट को ले लिया, बाकी अभी हम और कोई डिटेल नहीं ले रहे। जब आगे चलेंगे तो वहाँ से हमने डिटेल लेनी है। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट यहाँ से लेकर हम इस चैप्टर को खैराबाद कहने लगे, फिर वापसी पर आखिर में सबसे इसको लेंगे। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सर टैक्स कैसे बने, किस बंदे ने
कितना टैक्स देना है ये कैसे पता चलेगा? अभी हम यहाँ न्यूमेरिक सॉल्व नहीं कर रहे हैं किसके, रेजिडेंट के, ये पूछें ये बंदा रेजिडेंट है कि नहीं है तो फुला है तो नहीं, अभी नहीं कर रहे। बल्कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से हम और लेने लगे हैं, ये था ना हेड्स ऑफ इनकम, इसको पढ़ना है। लेकिन अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ जी इनकम फ्रॉम सैलरी और यही ना पता हो कि ये हिसाब किताब मैंने किसी एक खास टैक्स ईयर का देना है, यही ना पता हो कि मैं रेजिडेंट हूँ या नॉन रेजिडेंट हूँ, या यही ना पता हो कि अच्छा जी इनकम तो कैलकुलेट कर ली हमने, हमारी इनकम आ गई, अब टैक्स कितना देना है। ये तीन बातें सिर्फ हम यहाँ से समझना चाह रहे थे और फिर हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे और उसके बाद आकर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में से हमें चाहिए, ये तो पता चल गया कि यहाँ ऐसे टैक्स देना है या ऐसे टैक्स देना, इसको कहते हैं या ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना या सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे देना है, ठीक है ना। फिर अगले चैप्टर में जहाँ फॉरेन सोर्स पढ़ेंगे वहाँ पाकिस्तान सोर्स भी पढ़ेंगे। क्या अच्छा पाकिस्तान सोर्स का क्या मतलब है? मतलब एक शख्स ना बाहर बैठा है, पाकिस्तानी है, बाहर रहता है, सऊदी अरब है, दुबई है, उसने एक प्लॉट खरीदा डिफेंस में और फिर उसने उसको बेच दिया। अब वो तो पाकिस्तान नहीं रह रहा, लेकिन ये इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम है, उस एसेट से कमाई गई है जो पाकिस्तान में मौजूद है, इस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लेना ही लेना है। ये दुबई बैठा है, सऊदी अरब बैठा है, इस वजह से इसका ये टैक्स एग्जम्प्ट नहीं हो सकता कि आप टैक्स ना दें। एक बंदा है वो बाहर बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, एक कंपनी के उसने शेयर खरीदे हुए हैं, उस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, अब डिविडेंड पे टैक्स कटना है, क्या वो पाकिस्तान में बैठा है फिर भी कटना है, क्या वो सऊदी अरब बैठा है, इंग्लैंड बैठा है, जहाँ भी बैठा है वहाँ फिर भी कटना है, बिकॉज दिस इनकम रिलेट्स टू पाकिस्तान सोर्स। जो इनकम पाकिस्तान से कमाई गई है उस पर तो आपने टैक्स देने देना। इवन एक पाकिस्तानी नहीं है, कोई यूके का बंदा है, उसने पाकिस्तानी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है ना पाकिस्तान में, उसने शेयर खरीद लिए हैं एमसीबी बैंक के, या उसने कोई प्लॉट खरीद लिया है, या उसने यहाँ कोई एक प्लाजा बनाया हुआ है जिसको रेंट पे दिया हुआ है, या एक एयरलाइन है, एमिरेट्स एयरलाइन है, वो पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाई करती है, यूएई जाती है, इन पैसेंजर से जो पैसे लिए गए हैं ये तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ये तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर ये पैसे लिए गए, पैसे फिजिकली यहाँ नहीं लिए गए हैं, पैसे क्या है ऑनलाइन ब्रैक, उस पैसेंजर से लिए गए हैं जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट से बैठ रहा था। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? पाकिस्तान सोर्स इनकम की। इस पर हर बंदे ने टैक्स देना है, क्या है वो रेजिडेंट है, क्या है वो नेशनल है, क्या है वो नेशनल नहीं है, क्या है वो फॉरेनर है, हर बंदे ने पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। लेकिन एक चाइनीज है, वो किसी सीपैक के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ है और 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रुक गया हुआ है। अब उसने चाइना में एक घर था उसका, वो उसने किराए पे दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट कहता है उसने उस घर की इनकम का भी अब पाकिस्तान में टैक्स देना है, बिकॉज वो 183 डेज पाकिस्तान में रह चुका है। जैसे ही कोई बंदा रेजिडेंट हो गया उसने ग्लोबल इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देना। ये बेसिक केमिस्ट्री समझ रहे हैं हम कि टैक्स का निज़ाम चलेगा कैसे। फिलहाल इस निज़ाम की तफसील में नहीं गए, ठीक है ना, एक ओवरव्यू हमें रिक्वायर्ड था जो हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अब आ गया जनाब इनकम कैलकुलेट हो गई, टैक्स कितना देना है। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए इनकम टैक्स लॉ क्या करता है, लोगों को दो हिस्सों में बांट लेता है। अच्छा यही वो थोड़ा सा एक तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा पेंडिंग था, वो भी जरा आ जाएगा। हमने एक स्लाइड में पढ़ा था कि यार टैक्स का मैकेनिज्म क्या है। हमने कहा देयर आर सेक्शंस, देन देयर आर शेड्यूल्स, देन देयर आर रूल्स। रूल हमें रूल 14 की नज़र में यहाँ नज़र आया था कि जी जिस दिन आ रहा है वो दिन काउंट करना है कि नहीं करना, जिस दिन जा रहा है वो दिन काउंट करना है कि नहीं करना। एक बंदा आकर यहाँ बीमार हो गया है तो क्या ये डे काउंट करना है कि नहीं करना। एक बंदा आया यहाँ किसी वजह से, धरनों की वजह से, स्ट्राइक की वजह से फंस गया है, क्या ये डे काउंट करना है। ये कहाँ लिखी हुई थी सारी बातें? रूल्स में लिखी। प्रोसीजरल बातें कहाँ लिखी होती हैं? रूल्स में। अगर हमें कोई बात कंसोलिडेटेड, एक तरह की गुफ्तगू थोड़ी तफसील में कहीं करनी पड़ जाए तो उसकी अप्रोप्रिएट जगह शेड्यूल्स हैं। अब जैसे हम बात करें टैक्स देना है, टैक्स देना है, टैक्स देना है, टैक्स देना है, भाई कितना टैक्स देना है?
मैंने कहा कोई बात नहीं है, इनकम टैक्स में एक फर्स्ट शेड्यूल बनाते हैं जहां हर बंदे ने कब कितना टैक्स देना है, टैक्स के रेट्स यहाँ इकट्ठे कर देंगे सारे, ठीक है ना। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है, टैक्स रेट्स बताता है। अच्छा, क्या सबसे टैक्स लेना है आंखें बंद करके बिल्कुल एक तरह से, क्या किसी को एग्जाम्प्ट भी कर देना है? कह रहे हैं यार नहीं, कुछ लोगों को एग्जाम्प्ट कर देना है, कुछ से टैक्स लेना ही नहीं है, कुछ से लेना तो है लेकिन जरा कम रेट लगाना है, कुछ से टैक्स बाकी लेना है लेकिन कोई एक खास उसको एग्जेम्पशन दे देनी है। वो कहते हैं इस तरह की सारी बातें हम शेड्यूल 2 में कर लिया करेंगे। फिर वो कहता है यार देखो, जब बिजनेस इनकम आएगी ना तो ये अकाउंटेंट हजरात पढ़कर आए हुए हैं कि जनाब डेप्रिसिएशन भी होती है, फलां भी होता है, तो या तो टैक्स वाला वो सारे उसूल मान लेता। टैक्स वाले ने कहा नहीं नहीं यार, मेरा मिजाज ये नहीं है जैसे अकाउंटेंट लोग करते हैं, हम डेप्रिसिएशन देंगे लेकिन ज़रा अपने तरीके से देंगे। तो डेप्रिसिएशन की सारी इकट्ठी बातें कहाँ कर देंगे, थर्ड शेड्यूल में कर देंगे। ऐसे हमें ये मैकेनिज्म समझ आ गया कि यार कुछ सेक्शंस हैं, कुछ शेड्यूल हैं और कुछ रूल्स हैं, इन सारों से मिलकर हमारा टैक्सेशन का निज़ाम आगे चल रहा होगा, जिसकी एक झलक हमें यहाँ फर्स्ट शेड्यूल लिखा हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेट करता है, टैक्स के रेट से रिलेटेड। फर्स्ट शेड्यूल ना बहुत सारी बातें करेगा लेकिन लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है। एक वो कहता है इंडिविजुअल एंड एओपी। अभी हम अपने सिलेबस के हिसाब से करें, वैसे तो 3 हिस्सों में बांटते हैं, चलो हम तीनों ही लिख देते हैं। वो कहते हैं हमने 3 तरह के लोगों से टैक्स लेना है, एक इंडिविजुअल एंड एओपी से टैक्स लेना है, एक बंदा है जो सैलरीड पर्सन है उससे टैक्स लेना है, और एक कंपनी से टैक्स लेना है, ठीक है। ऐसा इंडिविजुअल जो सैलरीड ना कहलाए लॉ की नज़र में, वो इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप, इसकी टैक्सेशन एक तरह से होती है। सैलरीड बंदे की टैक्सेशन एक तरह से होती है। कंपनी फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन कंपनी की सेपरेट टैक्सेशन के उसूल हैं जो इस कैफ 2 के लेवल पे आप नहीं पढ़ते, फाइनल में जाके पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। अब पहली ये गुफ्तगू आ रही है, ये लिखा हुआ है डिवीजन 1, रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वो कहते हैं यार अगर कोई इंडिविजुअल 6 लाख तक साल में इनकम कमाए, सैलरी से, कारोबार से, जहां से मर्जी, साल का 6 लाख को अगर हम एवरेज आउट करना चाहें तो मंथली 50,000 रुपया। वो कहता है यार इस बंदे से टैक्स नहीं लेना, इसकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, इसका टैक्स का रेट क्या है, 0%। इस अमाउंट को हम BTL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BTL, बिलो टैक्सेबल लिमिट, बिलो टैक्सेबल लिमिट। इस बंदे को हम टैक्स नेट में नहीं लाते, इसने रिटर्न भी जमा नहीं करानी। ये जो रिटर्न की बात हो रही थी, एक आदमी है इस साल उसने 2023 में 5.5 लाख रुपया जमा करवाया, उसने गवर्नमेंट को कोई हिसाब नहीं देना, कोई रिटर्न नहीं जमा करवानी। बात समझ आ गई है। लेकिन अगर एक शख्स ने 6 लाख और 1 रुपया कमाया है, अब ये इसको बोलते हैं स्लैब। गवर्नमेंट ने क्या बना रखी है, पहली स्लैब है 6 लाख रुपए तक की, गवर्नमेंट कहता है जी इसका टैक्स रेट 0 है, यानी इसने कोई टैक्स नहीं देना। दूसरी स्लैब शुरू हुई 6 लाख से ज्यादा, बट डज नॉट एक्सीड 800,000 की स्लैब आई है, ठीक है ना। अब एक आदमी है जिसने 7.5 लाख रुपया इनकम कमाई है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई उसने क्या करना है, ऊपर वाली 5% टैक्स देना है, लेकिन किस पर, अमाउंट एक्सीडिंग 600,000। 6 लाख से ऊपर जो उसने 1.5 लाख रुपया कमाया है, इसका 5% उसने टैक्स देना है, ठीक है। फिर आ गई तीसरी स्लैब, 8 लाख से एक्सीड की और 12 लाख तक चली गई। फर्क
फर्ज किया एक आदमी ने 11 लाख रुपया कमाया है। अब हमने यहाँ जस्ट हल्का सा इसको टच करना है, ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ जाए, ताकि एक शख्स ने कितने पैसे कमाए हैं? 11 लाख रुपया। इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, यानी गवर्नमेंट को इसने कितने पैसे देने हैं। लॉ क्या करता है, ये जो शेड्यूल बना हुआ है ना हमारे पास, ये क्या करता है, ये हमें खुद ही कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर देता है। ये कहता है भाई देखो, अगर कोई शख्स, पहले सबसे हम देखते हैं किसी भी शख्स की इनकम आई है ना, हम गेज करते हैं वो कहाँ फॉल करता है। हमें पता चला एक शख्स की इनकम कितनी है? 11 लाख। तो हमने देखना है यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हम इसको क्या बोलेंगे? थर्ड स्लैब। बंदा कहाँ फॉल करता है? थर्ड स्लैब में। अच्छा, टैक्स ऐसे लगना है, पहले पहली स्लैब का लगना है, फिर दूसरी का लगना है, फिर तीसरी का लगना है, फिर चौथी का लगना है, फिर ऐसे लगना है टैक्स हर दफा। लेकिन ये शेड्यूल क्या करता है, इस स्लैब के अलावा पिछली सारी स्लैब का टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ बता देता है। वो कहता है भाई आपका पिछली स्लैब का टैक्स बनता था 10,000, और इस स्लैब में जो आपकी इनकम है, कौन सी इनकम है इस स्लैब में? 8 लाख से ऊपर। अब आपकी कितनी इनकम है? 11 लाख। तो कितनी हो गई? 3 लाख। वो कहता है इस 3 लाख का रेट है 12.5%। तो आप पहले क्या करते हैं, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? उस शख्स की जो इनकम है ना 11 लाख रुपया, ठीक है, इसमें से माइनस की पिछली स्लैब की मैक्सिमम लिमिट 8 लाख रुपया। बाकी क्या रह गया? वो इनकम जो थर्ड स्लैब में फॉल करती है। 3 लाख क्या है? वो इनकम जो थर्ड स्लैब में फॉल करती है, हमेशा इसका रेट गिवन होगा। इसके ऊपर आपने स्लैब से देखकर रेट लगाया। क्या आंसर आ गया जी? 37,000, और इसमें बेस टैक्स सबमिट ऐड कर दिया तो 47,500 इसका टोटल टैक्स बना। हमें कहीं से शक पड़ा, सर ये 10,000 कहाँ से आया है? जरा पिछली स्लैब में जाए, कितनी इनकम थी वहां पर? 2 लाख। 2 लाख का 5%। नहीं दिया होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट लॉ ने ऐसे लिखा हो ना, और ये एग्जाम में भी अवेलेबल होगा, हमें याद भी रखने की जरूरत नहीं है। ये शेड्यूल एग्जाम में अवेलेबल है, ठीक है ना? कॉपी निकालें, कॉपी निकालें जनाब। एक शख्स की इनकम 21,75,000 रुपया है। सॉरी, पिछले स्लैब की थी ना, सेकंड स्लैब की इनकम। 3 कैसे बना? 6 से 8 कितने हुए? पहली जो एग्जाम्प्ट है ना, यानी पिछली सारी स्लैब की इनकम है ये, ठीक है ना? अभी मैं और फर्दर भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप जागते रहे, जरा एक दफा कॉपी निकाल लें। ये गिवन होगा, ये पेपर में अवेलेबल होगा, पहला, दूसरा, तीसरा सारे अवेलेबल, ऑल टैक्स रेट्स हमें अवेलेबल हो। अच्छा जी, एक बंदा है जिसकी टोटल इनकम कितनी आ रही है? 21,75,000 रुपया, और एग्जामिनर कहता है बताइए इसने कितना टैक्स पे करना। स्टेप नंबर 1 लिख लें अपने पास। स्टेप नंबर 1, पहले देखना है बंदा किस स्लैब में फॉल करता है। 21,75,000 4 में कैसे फॉल करता है भाई? क्योंकि ये 12 लाख से बड़ी अमाउंट है और 24 लाख से छोटी अमाउंट है, ठीक है ना? सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? स्लैब फाइंड आउट कर ली। कौन सी स्लैब आ गई? कौन सी स्लैब आ गई? 4। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, ये स्लैब जहां से शुरू हुई है वो अमाउंट माइनस कर दे, या ऐसे भी कह सकते हैं इससे पिछली स्लैब जहां खत्म हुई है, एक ही बात है ना, क्योंकि पिछली स्लैब 12 लाख पे खत्म हुई थी और ये 12 लाख से ऊपर शुरू हुई है। 12 लाख रुपया उसमें से माइनस करते हैं। 21,75,000 रुपए में से 12 लाख माइनस कर दिया, 9,75,000 कौन सी इनकम है? विच फॉल अंडर
स्लैब 4 इसका रेट गिवन है, इसका रेट गिवन है कि क्या रेट है 17 पॉइंट, यहाँ से टैक्स निकला है। अब जो पिछली स्लैब थी, स्लैब नंबर 1, स्लैब नंबर 2, स्लैब नंबर 3, इन तीनों का टैक्स बनता था कितना 60,000। ये ऐड करते बीच में आप ये 60,000 की रिकंसिलिएशन करना चाहें एज एन अकाउंटेंट तो आप कर सकते हैं। 10,000 ये बना था और इस स्लैब का 12.5% के हिसाब से देखें 50,000 ये बना है, तो टोटल पिछली स्लैब में से कितना आ गया 60,000 आ गया। यानी पिछली सारी स्लैब का रेट एग्जामिनर ने खुद ही निकाल के दिया हुआ है टैक्स हमें। हमने सिर्फ क्या करना होता है स्लैब आइडेंटिफाई करनी होती है और उस स्लैब में फॉल करने वाली इनकम आइडेंटिफाई करनी होती है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? कितना टैक्स बन गया जी 2,06,25 रुपए जमा करा दें जी फिर। ओके, टैक्स तो जमा कराना ही चाहिए हैं। वो कहते हैं सर अभी 1 महीना ठहर जाते हैं। चलो जी ठीक हो गया। एक शख्स की इनकम 45,20,723 रुपए। एक शख्स की इनकम 45,20,723 है। बताइए इसका कितना टैक्स बनता है? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 स्लैब फाइंड आउट करनी है 45 लाख। 40 लाख से ज्यादा और 60 लाख से कम। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है स्लैब। स्टेप नंबर 2 ये स्लैब कहां से शुरू हो रही है माइनस कर देना है। रिमेनिंग आंसर क्या आया अमाउंट फॉलिंग अंडर दिस स्लैब। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई बोलते नहीं है आप लोग, समझ आ रही है? बाकी क्या बचा 5 लाख। इसका टैक्स रेट क्या है 32.5%। इसके ऊपर 32.5% लगाया और इसमें इसको क्या बोलते हैं बेस टैक्स। और उसमें बेस टैक्स मीन ऑल प्रीवियस स्लैब में से जो हम गुजर के आए हैं उसका टैक्स। तो आज के बाद अगर किसी बंदे की इनकम पता चल जाए तो आप उसका टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? और फिर आखिरी स्लैब आती है, वो कहता है भाई वो लोग जो 60 लाख से ऊपर कमा रहे हैं अब इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, उन्होंने कितना टैक्स पे करना है? तो टैक्स रेट वाज एज लो एज 0 एंड मैक्सिमम 35%, ठीक है ना। ग्रेजुअली टैक्स लगना शुरू हुआ, पहले 0% पे लगा। गवर्नमेंट कहती 6 लाख कमाने हैं तो कमा लो, कोई मसला नहीं है। बात समझ आ रही है ना? 6 लाख कमाने हैं तो कमा लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जब हमने स्लैब रेट बनाए हैं ना, इसे बड़ा साइंटिफिकली बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, लेकिन यही काम अनफॉर्चुनेटली वापडा ने नहीं किया, या वापडा ने पहले कर रखा था, फिर गवर्नमेंट जो है इस लालच में आ गई कि नहीं यार अगले से पैसे निकालने हैं। तो आपने अक्सर वो सोशल मीडिया पे कुछ बड़ा मुज़िका खेज सी बातें देखी होंगी कि जी एक बंदे का जनाब पहले इतने यूनिट का इतना बिल है और एक बंदे का 1 यूनिट ज़्यादा है और बिल में एकदम इतना बड़ा फ़र्क है। वाई? क्योंकि वो स्लैब वाइज नहीं लगा रहे। जब आप स्लैब यहाँ भी अगर टैक्स ऐसे गवर्नमेंट लगा देती कि अगर यहाँ फॉल करते हैं तो सारा 5%, यहाँ फॉल करते हैं तो सारा 12.5%, नहीं ऐसे नहीं है। पहले पिछले स्लैब में से मेरा जो पहले 2 लाख है, क्या है मैं 10 करोड़ रुपया कमाऊं, मेरे पहले 2 लाख पर गवर्नमेंट मेरे से 5% ही मांग रही है। एक शख्स ने 10 करोड़ रुपया कमाया है, उसके पहले 6 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हैं, सबके एग्जेम्प्ट हैं, उस बड़े आदमी के भी एग्जेम्प्ट हैं, जिससे वो मुज़िका खेज बातें क्रिएट नहीं हो रही। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर एकदम से अगली स्लैब का पूरा रेट लगा देते फिर वही होता कि यार इनकम 1 रुपया कमाई है, लोग हाथ जोड़ रहे होते कि सर ये 1 रुपया मुझे ना दें, मैं मर जाऊंगा टैक्स में, ये आप ही रख लें। वैसे हमारा एज ए टैक्स कंसल्टेंट ज़्यादा
भला होता है इस बात में कि टैक्स प्लानिंग और इम्पोर्टेंट हो जाती कि यार कितनी इनकम लें भाई, ये वो तरक्की लगा रहे हैं। उन्होंने कहा सर नहीं नहीं नहीं, मेरी आपने इंक्रीमेंट नहीं लगानी, अल्लाह का वास्ता है, और लगानी है तो कोई बाइज्जत तरीके की अच्छी इंक्रीमेंट लगाएं। ये जो आप 10 रुपये 1000 2000 बढ़ाने लगे हैं ना, मैं तो मर जाऊंगा उधर। बिजली के बिलों में हमारे साथ यही हो रहा है, ये जो सारा तमाशा बना हुआ ना, और गवर्नमेंट का हमें समझ नहीं आ रही जी ये क्या हो गया। वो बड़ी आसान बात है भाई, आप ये स्लैब फॉलो करें, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जिसने पहले 100 यूनिट इस्तेमाल किया उसका एक रेट है, अगर मैं 10,000 यूनिट भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जो मेरे पहले 100 यूनिट थे उसका रेट सेम होना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको छेड़ा है, बिजली के बिलों में भी छेड़ा हुआ है, गैस के बिलों में भी छेड़ा हुआ है। अब वहाँ इस तरह के मजे का खेज बातें हो रही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक शख्स 10 अरब रुपया भी कमाए तो उसके पहले 6 लाख एग्जाम्प्ट हैं, अगले वाले 2 लाख पे 5% रेट है, उससे अगले वाले पे 12.5% है, उससे अगले पर ये है, हत्ता के मैक्सिमम रेट उसका कहाँ चला गया। क्लियर हो गई बात। ये कौन है? इंडिविजुअल और एओपी। ठीक हो गई बात। लेकिन वो कहता है यार अगर कोई बंदा बेचारा जॉब कर रहा है, शाहिद अनवर के वकोल गुलाम है, ठीक है ना, तो अगर कोई वो वाला बंदा है जो जॉब कर रहा है तो गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, जॉब वाला तो बेचारा है, इसको जरा थोड़ा सा लीनियंट होके देखते हैं। लेकिन वो देखते क्या थे, इसको भी थोड़ा टाइट किया हुआ इस सेशन में। लेकिन बार अगर कोई बंदा गवर्नमेंट की किताबों में सैलरीड इंडिविजुअल है, यहाँ फॉल कर गए, मैंने कहा यार नहीं, हम इसे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, इससे टैक्स तो लेना है, थोड़ा सा कम लेना है, इसके स्लैब थोड़े हमने लो रेट से शुरू करने हैं। इसके भी पहले 6 लाख तो उसी तरह ही एग्जम्प्ट है, लेकिन आगे इसे एकदम से 6 लाख की हमने स्लैब दी है और रेट सिर्फ 2.5% लगाया। उसे 2 लाख की दी थी और शुरू 5 लाख से किया था। अब यहाँ स्लैब का फर्क है, लेकिन चलते 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 अगर ये 1,20,00,000 से ऊपर चली गई सैलरी साल की तो फिर ये 35% पे जाएगा, जबकि वो 60 लाख पर ही चला गया था। यानी ऑलमोस्ट ये उससे डबल खड़ा हुआ है, लेकिन हर चीज डबल नहीं है, लेकिन स्लैब बने हुए हैं और कोई फर्क नहीं है। और सर सैलरीड वाला कहते किसको हैं? उन्होंने कहा ये बात भी समझा देते हैं। वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। वो कहता है अगर उस बंदे की जो टैक्सेबल इनकम है, यानी अभी फिलहाल अगर जो लफ्ज़ ठीक नहीं है, आगे हम रिफाइन होगा अपनी रेलिवेंट चैप्टर में जाके, आप समझें एक शख्स की जो टोटल इनकम है अगर उसका 75% सैलरी से है या 75% से भी ज़्यादा है, मसलन एक आदमी है खाली एक जगह जॉब करता है, कोई और कारोबार नहीं है, उसकी तो 100% इनकम कहाँ से आ रही है, तो उसके ऊपर ये रेट लगेगा। लेकिन अगर उसने कोई थोड़ा सा किसी जगह से रेंट कमा लिया तो उसकी और भी इनकम आ गई है, और कहीं से कोई किसी कंपनी के शेयर लिए हुए थे, वहाँ से थोड़ा सा डिविडेंड भी आ गया है, अब इसके पास मल्टी हेड्स बन गए हैं। वो कहते कोई बात नहीं, अभी टेंशन की बात नहीं है। अगर सैलरी 75% है तो फिर हमारी नज़र में ये सैलरीड इंडिविजुअल ही है, इसके ऊपर यही स्लैब लगेगी। लेकिन अगर सैलरी हो गई 60% और 40% दूसरा हो गया, वो कहते हैं अब इस पर यह स्लैब नहीं लगेगी, इस पर पिछले वाली स्लैब ही। बात समझ आई है? जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस इंपैक्ट कर रहा था, ऐसे ही मेरा टैक्स में एक दूसरा स्टेटस आ गया कि मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ या नॉन सैलरीड। दूसरे को क्या बोलते हैं? नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड इंडिविजुअल के रेट्स अलग हैं, थोड़े सब्सिडाइज हैं, और नॉन सैलरीड के मैकेनिज्म एक ही है। मसलन हम अभी अज्यूम करते हैं एक बंदे ने साल में 75 लाख रुपया सैलरी कमाई है, ठीक है ना। एक बंदे की इनकम कितनी हुई है? 75 लाख, 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन सैलरी है, और साथ ही एग्जामिनर ने बताया कि 100% इनकम सैलरी से ही है। बताइए इसका टैक्स कितना बनता है? अब ये जो बताने का अमल है ये सेम ही है। स्टेप नंबर 1 कहाँ फॉल करता है? तो कहाँ फॉल करता है जी? 60 लाख से ज़्यादा
और 1,20,00,000 से कम 6 स्लैब में फॉल करता है। 6 स्लैब कहाँ से शुरू होती है? 6 मिलियन से। तो पहले इसमें से 6 मिलियन माइनस कर देते हैं। 15 लाख रुपए की इनकम है जो कहाँ फॉल करती है? स्लैब नंबर। इसका रेट क्या है? 32.5%। कितना इनकम आ? 4,87,000। बेस टैक्स कितना है? यानी पिछली 5 स्लैब से गुजरने का टैक्स कितना है? 10,05,000। 14,92,500 रुपए का सिक्का राइजुल वक्त अदा करना है इसमें। ठीक होगी बात? तो टैक्स कैलकुलेट एक तरह ही होना है। फिलहाल हम यहाँ से इतना ही लर्न करना चाहते हैं। पूरे चैप्टर नंबर 4 में से हम ये 3-4 बातें लर्न करना चाहते थे। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? सबसे पहले कुछ अल्फाज के मीनिंग हमने सीखे हैं इस चैप्टर में कि भाई मीन्स अगर किसी डेफिनेशन में आ जाए तो क्या होगा, इंक्लूड्स आ जाए तो क्या होगा, मीन्स एंड इंक्लूड आ जाए तो क्या होगा, अगर कहीं नॉट विद स्टैंडिंग आ जाए तो क्या होगा, सब्जेक्ट टू आ जाए तो क्या होगा, एक तो ये शैल और में आई को होगा। ये सारी बातें हमें समझ आ गई। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? ओह वेल डन, शाबाश। लॉ को हम अपनी नजर से पढ़ेंगे, लोगों की नजरों से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद इंटरप्रेट करेंगे कि यहाँ इसका ये मतलब बन रहा है। ठीक होगी बात? फिर हमने कहा यार ये लॉ का जो स्ट्रक्चर है ना कैसे खड़ा होगा। हमने कहा यार आपने ना हिसाब किताब देना है। जैसे अब ये कह रहे हैं ना कितनी इनकम कमाई है, तो पहला सवाल है भाई कहाँ से बताऊं, कब से कब तक चलना है। तो फौरन एक कॉन्सेप्ट आ गया टैक्स ईयर का कि नहीं यार ये सारी गुफ्तगू रेलिवेंट टू पर्टिकुलर पीरियड हो रही है किसी। तो एक आ गया नॉर्मल टैक्स ईयर, एक आ गया स्पेशल टैक्स ईयर और एक आ गया ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। फिर उसने कहा अच्छा यार किस बंदे से टैक्स लेना है? कहता है यार पाकिस्तानी है कि गैर पाकिस्तानी है। वो कहते भाई नहीं ये पाकिस्तानी नहीं हम देखते, हम तो देखते हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। फिर कॉन्सेप्ट आ गया कि कौन रेजिडेंट है कौन नहीं है। हमने इंडिविजुअल की गुफ्तगू से ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, हालांकि वहाँ भी 2 बातें और लिखी हुई हैं कि कंपनी रेजिडेंट कब होगी, एओपी रेजिडेंट कब होगी, लेकिन अभी नहीं हमने पढ़ा क्योंकि हम यहाँ टाइम नहीं लगाना चाहते। बात समझ आ रही है? फिर हमने मैकेनिज्म समझ लिया रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट का। तो ओके जी चलते हैं जी आगे चलते हैं। फिर हमने कहा जी टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। तो पता चला कैलकुलेशन के एतबार से लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, सैलरीड इंडिविजुअल, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। नॉन सैलरीड इंडिविजुअल में एओपी भी शामिल है। कंपनी लेकिन हम इसलिए सुकून से हैं कि यार हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी फिलहाल कंपनी को डिस्कस करने की जरूरत। यहाँ हो गई कहानी खत्म। इस चैप्टर को हमने टाटा बाय बाय किया क्योंकि इसमें बाकी चीजें हम पढ़ेंगे तो हम इशारों में पढ़ रहे होंगे, हमें मजा ही नहीं आएगा। अप्रोप्रिएट जगह पर चीज को ले जाकर पढ़ रहे होंगे। और हम यहाँ से एक सेक्शन था दैट वाज सेक्शन 11 जहाँ क्या लिखा हुआ था हेड्स ऑफ इनकम। असल में यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, ठीक है ना। यहाँ से हमने आगाज करना है कि हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? 5। कौन कौन से? हमने कहा जनाब सैलरीड इंडिविजुअल है, नॉन सैलरीड है, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्या मतलब है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक नाम और रखा था, शाबाश शाबाश, रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। रेजिडुअल का मतलब क्या था? बचा कचरा, ठीक है ना, कचरा, ठीक है, बचा। जो इनकम कहीं फिट नहीं बैठ रही वो कहाँ फिट बैठेगी? हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सा हेड है। कहता सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने एक हेड ऐसा बनाया जहाँ कोई हर चीज फिट बैठ जाती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर होगी बात जी? अब हमने
हमने 1 बाई 1 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम को पढ़ना शुरू करना है। जब हम ये 5 हेड ऑफ इनकम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे इनकम टैक्स के पोर्शन का 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, इनकम टैक्स के पोर्शन का, ठीक है ना। फिर सेल टैक्स का पोर्शन है, 2 पोर्शन है, हमने शुरू में बात की थी। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे हैं जो आज ही क्लास में आए हैं, वो कौन कौन से हाथ खड़ा करें जिनकी आज पहली क्लास है मेरे साथ? अच्छा, ओके, हो गया। आप लोगों ने ग्रुप में ऐड थे, आप लोग पिछले 3 लेक्चर आपको गए हुए थे ग्रुप में, वो आप लेकर आए हुए हैं? अच्छा, आप सिर्फ वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिसने वो पिछले 3 लेक्चर नहीं लिए हुए और क्लास में बैठा हुआ है। ओके, आप ग्रुप में ऐड हो गए अब? हाँ, आज आपको कॉलेज ग्रुप में ऐड करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद कॉलेज दोबारा वहाँ लेक्चर पोस्ट करेगा ना, उसमें से अभी प्रायोरिटी बनाने के एतबार से पहले लेक्चर को छोड़ दीजिएगा, वो तो इंट्रोडक्शन था, मैं कौन हूँ, हमने कैसे चलना है, इस तरह की बात है, ठीक है ना, तो वो छोड़ दे। हमारे टोटल 4 लेक्चर हुए थे, 3 लेक्चर वहाँ पड़े हुए हैं। अब वो जो लेक्चर है ना, वो आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है और अर्लीस्ट उसमें से गो थ्रू करना है। वैसे तो इसका एक फ़ायदा ये भी है, कल जब हम आएंगे तो जहाँ से हम आगाज़ करेंगे, हमने ये आज सारा कुछ दोबारा देख भी लिया है, तो हम दोबारा स्क्रैच पे खड़े होंगे। लेकिन आप सारे बच्चों ने वो पिछले लेक्चर में से गो थ्रू हो जाना है। बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि आप जाहिद कवि के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। मैं पूरा घंटा पढ़ाता भी नहीं हूँ और मैं स्लो बोलता हूँ, तो 2x में लेक्चर आप सुनेंगे तो एक नॉर्मल टीचर की स्पीड आएगी, ठीक है ना, और 2.5 में सुनेंगे तो ज़रा थोड़ा सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर मेरा 40 मिनट का लेक्चर है तो आपका 20 मिनट में सुना जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना 3 लेक्चर है उसमें से एक मरतबा गो थ्रू कर लें ताकि हम थोड़ा सा एट पावर आ जाएं सब बच्चे, ठीक है ना। कल इंशाल्लाह हम हेड्स ऑफ इनकम से आगाज़ कर। जी बेटा, आप कुछ पूछ रहे हैं? ये कहाँ पढ़ा था? नहीं, ये नहीं पढ़ा था। किससे I2P पढ़ा? ये ना कह देना सर आपसे ही पढ़ा था, ठीक है ना। ये नहीं पढ़ा था, बल्कि कंपनी में ये बात पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि लॉ की नज़र में सोल प्रोप्राइटरशिप और वो बंदा अलग अलग नहीं है, इसलिए टैक्स एक दफ़ा लगेगा। ये बात हमने कंपनी में पढ़ी थी, क्योंकि कंपनी को हम सेपरेट बंदा मान रहे हैं, तो हर बंदे ने अपना टैक्स देना है। एवरी पर्सन शुड पे टैक्स। तो पर्सन अलग है, तो मैंने पहले मेरी कंपनी ने टैक्स दिया, राइस ने पैसे कमाए, पहले राइस टैक्स पे करेगा, फिर वो पैसा मेरे पास डिविडेंड की शक्ल में आएगा, फिर मैं दोबारा टैक्स पे करूँगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगी। लेकिन वो जो लिमिटेड लाइबिलिटी का हमने बेनिफिट लेना है, हम कहेंगे यार डबल टैक्स दे देते हैं, लेकिन ये बेनिफिट बहुत अच्छा है। या और भी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं कंपनी बनाने की, लेकिन ना AOP डबल टैक्स पे करती है, ना सोल प्रोप्राइटर डबल टैक्स पे करता है। ये बात पड़ी थी, शायद आप उसे लिंक ठीक नहीं कर रहे हैं। तो कल आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हेड्स ऑफ इनकम से आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल मुलाकात हो।